What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप लोग देख सकते हैं. ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण है आप लोगों के सामने. एक छोटी सी कैंडल लीजिए, मोमबत्ती, और उसको जलाइए. वो जलती रहेगी, जहां पर जलेगी उसके आसपास में प्रकाश फैलाती रहेगी. तो उसकी लाइफ जिस तरीके से घटती है, यानी कि जिसने पिघलती रहेगी वो उसी तरीके से पिघलती रहेगी जिस तरीके से वो नेचुरली पिघलेगी. अगर उसी मोमबत्ती से आप 5, 6, 10, 12 जितनी मोमबत्ती चाहे, अगर वो मोमबत्ती भी जलाएंगे तो क्या ये ज्यादा तेज तरीके से पिघलेगी या फिर इस पे कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला है. जैसे वो नेचुरली अपने एरिया में जल रही थी वो ऐसे ही जलती रहेगी जैसे कि वो जब यहां पर इन सब मोमबत्तियों को जलाएगी. तो इसी तरीके से इसको बोला गया है. अगर आप लोगों के अंदर कुछ कैपेबिलिटी है एक्स्ट्रा, और आप लोग जानते हैं कि हाँ ये कैपेबिलिटी मैं सोसाइटी में बांट सकता हूं, आप लोगों को हंसाने का हुनर है, आप लोगों को पढ़ाने का हुनर है, आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सोसाइटी में फायदा हो सकता है. तो एक तो हो गया कि आप लोग अपना स्पेयर बनाकर बस अपने में मजे करते रहिए, और दूसरा हो गया कि लोगों तक पहुंचाइए वो चीजें. उससे आप लोग आपका कभी कुछ घटेगा नहीं, बल्कि एक अच्छी सोसाइटी बनेगी. तो इसीलिए बोला जाता है कभी भी खुशी जो होती है वो बांटने से कभी भी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है. इसी तरीके से ज्ञान बोला जाता है जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा. जब आप लोगों को पढ़ाते हो, लोगों को समझाते हो, कुछ बताते हो, तो 4 बातें आप लोगों के माइंड में एक्स्ट्रा आती है जिससे आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो. तो इसी तरीके से कभी भी आप लोगों को अगर किसी को पढ़ाना पड़े, अगर खुशी बांटनी पड़े, तो हमेशा से उसके लिए तैयार रहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना है. ये बात बोली गई है बुद्धा जी के द्वारा. तो देखिए इस तरीके से आप लोग लाइफ को एक सही डायरेक्शन देके एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं. आज आप लोग का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर डिजिबिलिटी जाकर मैप में नहीं हारेगा. अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. पर आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर प्रथम एनजीओ का. जो प्रथम एनजीओ वो ही है जो एसर रिपोर्ट निकल कर आती है, फिर असर उसको आप लोग बोल सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में यह पता लगाया जा सकता है कि जो रूरल एरिया है हमारी कंट्री में उसमें एजुकेशन सिस्टम का लेवल क्या है. तो ये जो एनजीओ है यहाँ पर फाउंड की गई थी माधवन चौहान और यहाँ पर फ्रीदा लांबे के द्वारा. तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं. और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1994 में इसका गठन किया गया था. और ये आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका अस्तित्व आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन यहां पर बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में. हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया था आजादी के बाद में 28 जनवरी 1950 में ये पिक्चर में आया था. और इससे पहले जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से. तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं. बात की जा रही है अभी तमिलनाडु में आप लोगों को पोंगल फेस्टिवल पर जल्लीकट्टू देखने को मिला. कई सारे लोग की यहां पर जान भी गई और इसी के साथ में कई यहां पर इंजर्ड भी हुए. तो ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, कहां पर, जल्लीकट्टू एरिया, ये जल्लीकट्टू. तो यहाँ पर ये पोंगल फेस्टिवल पर तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. उड़ीसा वो राज्य है जिसने बोला है कि ऑल मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर कैशलेस सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, खासकर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत सब जो भी यहाँ पर मरीज होंगे उनको. तो एक अच्छी फैसिलिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं. फेसबुक से रिलेटेड जो भी पेजेस हटाए गए हैं, ग्रुप हटाए गए हैं, वो रसिया के हटाए गए हैं. ये बोला गया कि ये प्रॉपर नहीं थे और ये एक तरीके से इनएथेंटिकेटेड बिहेवियर शो कर रहे थे और ये सही नहीं थे, इसलिए फेसबुक ने उनको हटाया है. इंडिया फार्मा इंडस्ट्री के साथ में अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है. ईरान के साथ में अगर काम करते हैं तो रुपये में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं और काफी फायदा होगा. अगर हम लोग वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं तो हम अब यहां से अपना सामान बेचकर वहां से एक तरीके से बैलेंस बना सकते हैं. तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं. आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं. इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से जाकर और टेलीग्राम से. दोनों के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे. और वीडियो लेट हो गई, देखिए सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि पहले टाइम जो था वो लास्ट में आते थे, जैसे अभी 2 दिन पहले वो नहीं हुआ था. ये मैंने अभी जो नैनो मैगजीन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट वाला उसका पोर्शन कट गया था. आज क्या हुआ, आज कंप्लीटली वो सेव नहीं हुआ, वो फिर से पूरा रिकॉर्ड इसको करना पड़ रहा है. तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए. तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, वरना आगे से इसको टाइम पर लिया जाएगा, ठीक है. देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. और हाँ, यहाँ से देखिए जब जिस दिन ऐसी हरकत होती है ना कि दिन की लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है, यहाँ से उन टीचर्स का पेशेंस मुझे समझ में आता है जो एक ही सब्जेक्ट को हर साल वो क्लास में आते हैं और पढ़ाते रहते हैं और रिपीटेडली उसको पढ़ाते रहते हैं. मतलब अगर एक लेक्चर को दूसरी बार रिकॉर्ड करता हूँ तो मतलब एक तरीके से इतना अच्छा नहीं लगता जितना फर्स्ट टाइम लगता है. फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ में पढ़ाया जाता है क्योंकि मैं नई चीजें डेली पढ़ाता हूँ, न्यूज डिस्कस करता हूँ यहाँ पर. लेकिन जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो सालों साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं क्लासेज में, मतलब हिम्मत माननी पड़ेगी, इंटरेस्ट के साथ में, वो भी
समझ रहे हैं कि रिपीटेडली किसी काम को करना, यही एक ऐसी एक आदत है जो हम लोग को तैयार करनी होती है, क्योंकि लाइफ इसी तरीके से चलती है, डेली दिन ऐसे ही होता है, उसी तरीके से निकलता है, उसी तरीके से हम लोग को सारे काम करने होते हैं। अगर हम लोग इसमें बोरिंग फील करने लगेंगे तो फिर देखिए लाइफ का जो मीनिंग होता है ना वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है। तो किसी भी काम को कितनी भी बार आप लोग क्यों ना कर लें, अगर उसमें जरा सी भी कमी ना दिख जाए, आप लोगों को ऐसा लगे कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, वही होती है एग्जैक्ट एनर्जी, और वही होती है आपको किसी काम को करने की ललक, और वही होता है आपको काम को करने का इंथुजियाज्म। तो उस तरीके से हमेशा काम करना चाहिए। तो देखिएगा, बताइएगा कि लेक्चर में आप लोग कुछ ऐसा लगा कि मैं सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूं, वीडियो के एंड में ऐसा जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल यहाँ पर ये डेमोक्रेसी के बारे में जिक्र कर रहा है। तो थोड़ा सा नजर इसके बारे में डालेंगे। जेएनयू में अभी हमारी कंट्री में जो एक केस निकल के आया जिसमें बोला गया था कि जेएनयू में ऐसे नारे लगाए गए थे कि इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, जो सब बातें थी उस टाइम पर, तो उसी के तहत चलते हुए यहाँ पर ये आर्टिकल है, हल्का सा नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल यहाँ पर लोकपाल के बारे में है, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। आखिर क्यों इतना देर कर दिया गया, 2014 से लेकर अब तक लोकपाल ही गठन नहीं किया गया, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस बहाने बनाए जा रहे थे नए गठन करने की। चाइना की इकोनॉमी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल आप लोग इंपॉर्टेंट काफी बोल सकते हैं, ये कोलिजियम सिस्टम के बारे में है। आज फिर से आर्टिकल, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। आज है सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो में जो आज डिस्कस किया गया है ये किया गया श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला एरिया है, अगर आप लोग उसको मैप में निहारेंगे, यहां पर देखिए श्रीलंका खासकर नॉर्थ वाला एरिया, तो हमारी तमिलनाडु की जो कम्युनिटी है वहां पर अंग्रेजों के द्वारा उनको वहां पर ले जाया गया था, और काफी लंबे समय से वो वहां पर रहे। लगभग 10 साल पहले महेंद्र राजपक्षे की गवर्नमेंट हुआ करती थी, बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए, बहुत सारे लोग इधर उधर गायब हो गए, आज तक जिनका पता नहीं चला। तो अलग अलग एरिया पे बड़ी बड़ी जो कब्रें मिलती हैं, वहां पर कब्र्स मिलती हैं बहुत सारी, तो वहां पर लोगों को दफनाया गया है बहुत सारी कब्र में। तो वहां पर अभी जो है लगभग बोला जा रहा है कि लगभग 250-300 के करीब जो लोगों के कंकाल मिले हैं, जो उनके स्केलेटन मिले हैं यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, जब यहाँ पर खुदाई की गई। तो ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से मास हत्या की गई, इतने लोगों को एक साथ में मारा गया, तो जिनोसाइड का एक आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो वायलेंस जो यहाँ पर किया गया, और जो आज के दिन में आज तक भी लोग गायब हैं, वो वापसी नहीं आ रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग यहाँ पर इस तरीके से कोई एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा ताकतवर होता है, और वो दबाने को यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होता है ऐसी भी हरकतें कर देते हैं, तो ये कंडीशन सामने निकल कर आती है। तो हमारे वैसे किसी काम की नहीं है, बस एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नजर डालते हैं जन लोकपाल बिल के ऊपर। जन लोकपाल बिल था, फिर ये एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद में सब कुछ हो गया, पर आज तक की यहां पर वो ऑथोरिटी पिक्चर में नहीं आई। 2011 में हमारी कंट्री एक उबाल पर थी, आप लोगों को पता होगा, अन्ना हजारे जी के पीछे पूरी कंट्री खड़ी हुई थी, और उस टाइम पर अन्ना हजारे जी ने जब अपनी भूख हड़ताल तोड़ी, ये कहकर ये बोला गया यहाँ पर कि हाँ अब यहाँ पर बिल लेकर आया जाएगा और प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो 2011 से 2018 जा चुका है, और 2019 में हम लोग खड़े हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी पॉलिटिकल विल है हमारी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट करने की, और वो भी बहाने भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे बच्चे नहीं बोलते हैं स्कूल में जाने के लिए, जब बोला जाता है उनको तो बोलते हैं कि बेटा स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हो, कि पेट में दर्द है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जानते हैं क्या क्या बात की जा रही है। देखिए प्रॉपर क्या था एक तरीके से इसको एक तरीके से अटेम्प्ट करने का, तो ये था पूरी प्रक्रिया कि पहले एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। सर्च कमेटी जो यहां पर गठन करके जिन मेंबर्स को सेलेक्ट करेगी, वो फिर सिलेक्शन कमेटी के पास में जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी उनमें से यहां पर चुनेगी, और फिर उनको यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या बनी हुई है, कंडीशन ये बनी हुई है, अब तक यहां पर प्रॉपर वे में सर्च कमेटी भी गठन नहीं किया गया था, सर्च कमेटी भी यहां पर एक प्रॉपर वे में काम कर नहीं रही है, तो इसका भी है सिलेक्शन कमेटी तो अभी दूर की बात हो गई, और मेंबर अपॉइंट करना तो उससे भी दूर की बात होगी। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि कितनी पॉलिटिकल विल यहां पर निकल कर आ रही है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेशर डाला गया कि भैया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बोला गया कि देखिए फरवरी के एंड तक पूरा प्रॉपर यहां पर ये प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। और ये भी अपने आप नहीं हुआ, यहाँ पर जब एक ये एनजीओ है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एनजीओ है कॉमन कॉज, तो इसके द्वारा यहाँ पर पीआईएल दायर की गई, और तब जाकर यहाँ पर चीजें आगे चली। और ये देखिए काफी लंबे समय, एक साल से ज्यादा तो लगभग इसको भी हो गया, यहाँ पर 2017 की बात की गई थी, तब से लेके अब तक यहाँ पर ऐसे ही फालतू में बातें टलाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए लोकपाल एक्ट 2013 में आ गया था, और 2014 में इसको प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिए गए थे, तब से यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था प्रॉपर वे में। पर आज तक का यहाँ पर ऐसा इतना बड़ा क्या काम हो गया, ऐसा कौन से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे यहाँ पर कि इनको 2-4 आदमी नहीं मिले कि वो यहाँ पर इस तरीके का काम कर सके, और वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चाह रहे हैं कि इस तरीके कोई एक तरीके का कोई लोकपाल न बने, क्योंकि जब लोकपाल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर शिकंजा कर जाएगा। लोकपाल का मतलब यही है,
लोकपाल को इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि लोकपाल बनाने का सीधा सीधा पर्पज ये आता है निकल के कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो कोई करप्शन ना करे, उसमें ट्रांसपेरेंसी निकल कर आए। जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको भी इसके अंडर में लाने की बात की जाती है, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी इसके अंडर में लाने की बात की जाती है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर देखकर जिस तरीके से चली गई आगे, तो देखिए गवर्नमेंट क्यों चाहेगी अपने ऊपर किसी ऐसी एजेंसी को बैठाना कि जो उसको कंट्रोल करके चले। ये इलेक्टेड बॉडी है तो वो कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ढंग से काम नहीं करने देती है अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। तो इस तरीके से क्यों वो चाहेगी कि कोई एक एक्स्ट्रा बॉडी आकर उनके सर पर नाचने लगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब तक ये काम किए जा रहे हैं, वादे बहुत किए जाते हैं। इवन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ ऐसे वादे किए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था आते दमादम ये सब काम हो जाएगा। इवन यहां तक भी बातें बोली गई थी उस टाइम पर जब मैनिफेस्टो में कि देखिए आते ही ये क्या करेंगे, जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको सबको स्पीडी ट्रायल करके उनको जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर अंदर साइड किया जाएगा। ये बातें बोली गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं आप लोग एक तरीके से दुर्दशा बोल सकते हैं कि जनता को जो वादे किए जाते हैं वो झूठे रहते हैं। इसलिए मैंने बोला था डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छे इंसान लग रहे हैं, भले ही वो दुनिया के लिए कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में बोला है वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कम से कम अपनी जनता के लिए तो लॉयल है वो। तो वो यहाँ पर आप लोग इनको पॉजिटिव पर बोल सकते हैं। अगर सर्च कमेटी की बात करें कौन कौन है इसमें, एंटी करप्शन पॉलिसी के जो लोग हैं इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से लोग हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस के लोग यहां पर आएंगे। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाफ मेंबर जो इसके रहेंगे वो वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी SC ST के कैंडिडेट इसमें रहेंगे। यानी कि 50% जो रिजर्वेशन है इसमें वो यहां पर ये कैंडिडेट यहां पर निकाल कर आएंगे। तो ये यहां पर सर्च करेंगे और इनमें से यहां पर मेंबर निकाल के लेकर लाया जाएगा। आगे अगर बात करें यहां पर सर्च कमेटी, वो अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं की गई। अगर यहां पर देखा जाए ना तो प्रॉपर वे में कोई इसको ऑफिस दिया गया, मैन पावर भी उसके पास में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर कहीं नहीं है, सेक्रेटरीट यहां पर नहीं है। यानी कि इसको एक प्रॉपर जो ढांचा होना चाहिए काम करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हम लोग मिलकर एक छोटा सा ऑफिस बनाते हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ाया करेंगे क्लासेस बनाकर, तो वहां प्रॉपर वे में एक छोटा ऑफिस चाहिएगा जहां पर बैठ के हम सब बातें कर सके, एक क्लासरूम चाहिएगा, ब्लैक बोर्ड वगैरह चाहिएगा, ये सारी चीजें वहां पर चाहिए। एक तरीके से कहीं ना कहीं पानी की फैसिलिटी करनी पड़ेगी, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी करनी पड़ेगी, तो तब जाकर वहां पर एक तरीके से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि ग्राउंड में बैठकर स्टार्ट कर दीजिए वहां पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होना चाहिए अगर आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें सामने है, यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड इनको नहीं कराया गया। और इसी के साथ में अगर आप लोग देखें, अगर सिलेक्शन कमेटी की बात करें, ये अभी मैंने किसकी बात करी, अभी करी सर्च कमेटी की बात, जो भी चीजें हम लोगों ने ये देखी ये सर्च कमेटी की बात थी। अब सर्च कमेटी से पहुंचते हैं सिलेक्शन कमेटी पे। लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए यहां पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एमिनेंट जूरिस्ट, ये एमिनेंट जूरिस्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होंगे जो यहां पर आएंगे और यहां पर ये चूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बोला गया लोकसभा में अगर बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारी कंट्री में कोई नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो, क्योंकि अगर एक प्रोविजन के हिसाब से चला जाए तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है यहां पर लोकसभा में अपोजिशन की सीट लेने के लिए, तो पार्लियामेंट रूल के बुक के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो लगभग 55 सीट्स यहां पर होनी चाहिए अगर लोकसभा में कोई स्पीकर, कोई अपोजिशन लीडर यहां पर आना है। 55% यानी कि 10%। और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा जा चुका है, कई सारे पब्लिक सर्विस एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीजन ये है लोकपाल, क्योंकि लोकपाल में जब यहां पर बात आती है किसी को सेलेक्ट करने की, तो ये अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, 55 सीट होनी चाहिए और 10% या आप लोग इसको बोल सकते हैं, कोई भी यहां पर लगा सकते हैं। पर लेकिन कांग्रेस के पास में इससे कम सीट है लोकसभा में, इसीलिए यहां पर अब तक लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को यहां पर ये प्रॉपर वे में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है स्पीकर के द्वारा, इसीलिए यहां पर ये कंडीशन निकल कर आती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नॉर्मली लोकसभा में जो कांग्रेस की साइड से यहां पर लीडर माने जाते हैं, उनको यहां पर इनको यहां पर लोकसभा के अपोजिशन लीडर के हिसाब से यहां पर सिलेक्शन कमेटी में दर्जा नहीं दिया गया है। ये इन्होंने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, क्यों? क्योंकि इनको वहां पर एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर रखा गया है, ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, तो कोई मतलब वहां पर इनका रह नहीं जाता है। तो इसीलिए यहां पर यह लंबे समय से प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। हालांकि देखिए रिकॉग्नाइज करने की बात की गई कि जो सबसे बड़ी पार्टी हो वहां पर उसको अपोजिशन का लीडर रिकॉग्नाइज कर दे, क्योंकि संविधान में तो कोई इसके बारे में लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको कैसे लेकर चलेंगे। आप ऑलरेडी देख सकते हैं सीबीआई के डायरेक्टर में भी लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए। इसके अलावा जो सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उसके लिए भी आप लोगों को यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए। वहां तो आप लोग इसको लीडर ऑफ अपोजिशन मान रहे हैं, वहां तो आप लोग इसको यूज कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोग सेलेक्टिंग कमेटी में इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो गया मतलब तो सीधा ये होगा ना कि पॉलिटिकल विल नहीं है अपॉइंट करने की, मतलब तो सीधा सीधा ये होगा ना कि इसको जितना डिला किया जा सके उतना अच्छा है। तो देखिए अमेंडमेंट करने की बात की गई कि इसको भैया कुछ अमेंड करके इसको देखो, तो वो सारे प्रोसीजर हो गए, पर लेकिन पॉलिटिकल विल ऐसी नहीं निकल कर आ रही है, इसीलिए इसको ईयर बाय ईयर डिले किया जा रहा है। वरना सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है यार यहाँ पर इस काम को करने का, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से
हमारी जो पावर है उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। यानी कि एक साइड में यहां पर हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक साइड में यहां पर जो गवर्नमेंट हो गई वो उसको मानने के लिए तैयारी नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। और फिर क्या बोलते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है कि ये तो हमारी पावर में हनन कर रहे हैं, यानी कि जो एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, फिर ये बोलते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, यानी कि आप लोगों को सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से काम करना चाहिए। अब आप लोग काम नहीं करेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या करेंगे, फिर ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर रह जाती है, कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो ये तमाम था आर्टिकल, इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे कोलिजियम सिस्टम के बारे में पहले एक बार आप लोग बैकग्राउंड जान लीजिए। बैकग्राउंड यहां पर ये है, संजीव खन्ना और दिनेश महेश्वरी दो नए जो जज थे, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। पर लेकिन जो पहले यहां पर बोला गया था, जिनको बनाना था, जो पहले यहां पर डिसीजन लिया गया था, उसको ओवरलुक किया गया, उसको साइड में किया गया डिसीजन को, और इनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो कोलिजियम सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि भैया किस बेस पे आप लोगों ने कर दिया है। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है। तो जिस तरीके से यहां पर यह बात निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं इसको यह बोला जा रहा है, देखिए एक तो बात आप लोग को यह ध्यान रखनी है, अगर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होती है तो वो जुडिशरी कर रही है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई इंटरफेयर करता है तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उसकी फेयरनेस इंपार्शियलिटी वहां पर नहीं रहेगी। तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंट इंपार्शियलिटी और जो फेयरलेसनेस होता है, ये किस लिए होता है? ये इसलिए नहीं होता है कि जुडिशरी मतलब यहां पर जुडिशरी के लिए होता है, नहीं, ये हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए होता है। यानी कि हमारी कंट्री के सिटीजन को एक न्याय मिल सके, उसमें कोई इंटरफेयर न करे, ये उनका जजेस का प्राइवेट राइट नहीं होता है, ये सिटीजन राइट होता है कि हमको एक ऐसी जुडिशरी मिल सके। तो अगर वो ऐसी है तो इसका मतलब वो हमारे लिए है, ना कि खुद के लिए है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम अगर यहां पर इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ढंग से उसको अपॉइंट कर पाएगा। तो ये बात यहां पर बोली गई है। अगर आप लोग देखें जुडिशरी, अगर जुडिशरी में कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म हो जाएगा, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, तो मतलब क्या रह जाएगा जुडिशरी का, ये सोचिए आप लोग। यानी कि जुडिशरी की लेजिटिमेटी इसलिए है क्योंकि हम लोग का उसमें कॉन्फिडेंस है कि देर आए पर दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ यहां पर सोल्यूशन निकाल के लाएंगे, इसीलिए हम लोग वहां पर कोर्ट में जाते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर जाकर बात करते हैं। तो रीजन सीधा सीधा आप लोगों के सामने है। पर लेकिन जो कोलिजियम को लेकर कंट्रोवर्सी बार बार निकल कर आती है, इन्होंने जो रिवाइज किया अभी यहां पर, जैसे कि यहां पर अभी बात की गई दिनेश महेश्वरी और यहां पर संजीव खन्ना, तो ये यहां पर थोड़ा सा देखिए एक सोचने वाली बात होती है। पर लेकिन अगर यहां पर कंप्लीटली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने दिया जाए तो फिर ऐसा होता है जैसा आप लोग जस्टिस के.एम. जोसेफ के केस में आप लोग देखते हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। आखिर क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था यहां पर उत्तराखंड में, और इन्होंने बोला था वो इनवैलिड है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, इन्होंने इनवैलिड करार दे दिया गया। तो इनकी सजा मिल रही थी इनको कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने देंगे। अगर सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के बेस पर चलते हैं तो इनको वहां पर नहीं करने दिया, बनाने दिया गया। हालांकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने उस टाइम पर डिस्कस भी किए थे, फिर आगे चल के इनको बना दिया गया यहां पर जज। तो मतलब क्या है निकल के, मतलब यह है तो हमारे हिसाब से काम करो, वरना हम आप लोगों को काम नहीं करने देंगे, ये ऐसी बात निकल के आती है अगर यहां पर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो। बाकी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, एक बार हल्का सा नजर जल्दी डाल लीजिए इसके ऊपर। पहले हम लोगों ने देखा था यहां पर हमारी कंट्री में जुडिशरी को लाया गया था 28 जनवरी 1950 में। फेडरल कोर्ट जिसको बोला जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करता था। आर्टिकल 124 से 147 तक पार्ट 5 में हमारी कंट्री में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। टोटल मिलाकर 31 जज हैं आज के डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और 1 चीफ जस्टिस इंडिया और 30 यहां पर जो जजेस होते हैं, जो सीनियर जज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोलिजियम सिस्टम एक तरीके का ढांचा है जो कि यहां पर अपॉइंट, एलिवेट या फिर लोअर को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का काम ये करता है, और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर लेकिन फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, पहले क्या करेंगे यहाँ पर इनको चूज करेंगे कौन से जज हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी हाँ इनकी जो इनके क्राइटेरिया चेक करेगी क्या सही है क्या गलत है, और फिर इसको वापसी बोल देंगे हाँ इनको अपॉइंट कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको बोल सकती है एक बार रीचेक कर लीजिए आप लोग। अगर रीचेक करने के बाद फिर से इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा तो फिर देखिए उनको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। तो ये बात निकल के आती है। पर फंडा क्या आता है, टाइम लगता है काफी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब भेजा जाता है इसको तो उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कब तक ये इसको वापसी नाम भेजेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कई महीनों तक यहां पर नाम लटकाए रखती है और उसकी वजह से अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। अगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के अंदर रस्साकसी रहती है तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, सीधी सीधी बात ये हो गई कि दोनों को पैरेलल में ढंग से काम करना पड़ेगा, वरना अपॉइंटमेंट में डिले आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंडीशन निकल के आती है। पास से हम लोग काफी कुछ सीखा जा सकता है। देखिए आप लोगों ने सुना भी होगा
अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। अगर अपनी गलतियों से सीख के आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर देखिए आगे बर्बादी होने वाली है। पास्ट में अगर आप लोग देखेंगे यहां पर जस्टिस ए एन रे, तो ये यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उस टाइम पर 3 सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके इनको जज बनाया गया था, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर एम एच बेग ये बनाए गए थे यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम पर एच आर खन्ना 1977 में सुपरसीड करके। तो कहने का मतलब यह है जो जस्टिस बेग और यहां पर जो जस्टिस रे है दोनों ने गवर्नमेंट को फेवर किया था। राइटर यहां पर यह भी बोलते हैं कि मैं इनकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के काबिल नहीं थे, नहीं, पर लेकिन जो बनना था पहले उसको हटा के इनको बनाया गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जस्टिस रे की अगर बात करें तो जब बैंक को नेशनलाइज करने की बात कर रही थी इंदिरा गांधी 1970s में, उस टाइम पर यहां पर 10 जज ने मना किया था कि नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, पर लेकिन जस्टिस रे ने उनके डिसीजन को अप्रूव कर दिया था। पहली बात। जस्टिस बेग की अगर बात करें तो यहां पर इन्होंने तो अजीब ही एक अलग तरीके का यहां पर अपना जो केस का सॉल्यूशन दिया वो बिल्कुल अलग था। इन्होंने बोला डेमोक्रेसी की अगर आप लोग बात करें, डेमोक्रेसी मेंटेन रखना बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, पर लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसका पार्ट नहीं है। यानी कि इंदिरा गांधी जैसी हरकतें कर रही थी और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रखना चाहती थी, मेंटेन रखना चाहती थी, और उसकी वजह से जो घपला किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो इंदिरा गांधी को हटाने की बात की गई। पर लेकिन जो जस्टिस बेग हैं उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने बोला कि ये एक तरीके से अगर बात करें आप लोग यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसके हिसाब से आप लोग ये नहीं बोल सकते कि यहां पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी इसका पार्ट है, यानी कि डेमोक्रेसी पार्ट है पर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने वाले इलेक्शन इसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे डिसीजन इनके द्वारा दिए गए। आप लोग समझ सकते हैं सीधा सीधा इशारा यहां पर कहां कर रहा था। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में 1973 में आया, केशवानंद भारती केस के बाद में यह बोला गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है ये आप लोगों के पास में एक प्लॉट है, इसमें आप लोग घर बनाना है, तो आप लोग घर बनाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। इस प्लॉट के अंदर ही आप लोगों को घर बनाना है। अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग? यहां पर बेडरूम बना सकते हैं, यहां पर आप लोग रीडिंग रूम, ओवरी, कहीं पर किचन, कहीं पर लैट्रिन बाथरूम, कहीं पर आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, पर लेकिन इस बाउंड्री के अंदर रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि आप अंदर कितना भी खलबली से मचा लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, पर लेकिन बेसिक जो ढांचा है उसका वो आप लोग नहीं बना सकते। अब बेसिक ढांचा क्या है? बेसिक ढांचा ये प्रॉपर डिसाइड नहीं किया गया, ये बोला गया कि केस टू केस डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट कि बेसिक ढांचा क्या है, वो केस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। पर बेसिक कुछ बात यहां पर रख दी गई, जैसे कि ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, ये बोला गया फिर भी कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर कम से कम ये तो है कि आप लोग ये कर सकते हैं, पर लेकिन इतना नहीं, आप लोग बिल्कुल उलट दें हर बार। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलता है जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की आप लोग बात कर लीजिए, जब यहां पर अपॉइंटमेंट करने की बात की गई जुडिशरी में, तो गवर्नमेंट ने यह बोला हम भी पार्टिसिपेट करेंगे अपॉइंटमेंट करने में, और दोनों मिलकर पार्टिसिपेट क्या करेंगे, अगर आप लोग यहां पर ऐसा देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कल को यहां पर कोई प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों के हाथ में 50% पावर दे रहा था ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसी को चलते हैं यहां पर इसको खारिज किया गया। खारिज करके यहां पर यह बोला गया कि अगर आप लोग इसको अपॉइंट करके चलेंगे, अगर आप लोग ये मानेंगे कि इसको अपॉइंट करना हम लोग को, तो फिर देखिए ये इंडिपेंडेंसी का हट होगा, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसके बेस पर हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। तो यही बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर देखें यहां पर जिसके हाथ में पावर होगी वो इन्फ्लुएंस कर ही लेता है। इंदिरा गांधी जी के बात में देखिए आप लोग 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगा दी। डेमोक्रेसी के ऊपर काला धब्बा बोला जाता है इस इमरजेंसी को। तो क्यों था? क्योंकि उनके हाथ में पावर थी, और पावर हमेशा इन्फ्लुएंस कर लेती है चीजों को। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का। जिसके हाथ में पावर होगी उसी की दादागिरी चलती हुई आप लोगों को सोसाइटी में नजर आएगी। तो इन्फ्लुएंस हो जाता है नॉर्मली, जिसके हाथ में पावर होती है वो इंसान आराम से इन्फ्लुएंस करके ले जाता है। बात कर लीजिए इंदिरा गांधी की, आज के डेट में बात कर लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। इनके लिए भी आप लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हिस्ट्री में पहली बार आए और जनता में बैठे, और उन्होंने ये बोला कि डेमोक्रेसी खतरे में है। आज तक पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सीबीआई का फंडा आप लोग देखते हैं, ये नया निकल के आया। आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने अपने आप रिजाइन दिया। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट प्रेशर कर बना रही थी। इसके अलावा आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, सीबीआई, सीबीसी, किसी को भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहा है तो सही है, वरना उसको अलग साइड में कर दिया जा रहा है। यानी कि फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट होने, नॉर्मली जनता ही सोचती है फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट लेकर आए ताकि अच्छे लाभ बनाए जा सके, आराम से पास उनको किया जा सके। पर लेकिन एक जगह किसी के हाथ में पावर दे देना भी कभी ना कभी खर जाता है। इंदिरा गांधी जी की आप लोग बात कर सकते हैं, और राइटर ऐसा ही बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। जिसलिए पावर दी गई थी वो काम नहीं किया गया। डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई थी पॉलिटिक्स को, आज तक नहीं की गई, पूरा चला गया। लोकपाल को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, आज तक नहीं किया गया।
और भी बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई थी, ये करना है वो करना है, पर लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो काम नहीं किया गया। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया गया, बहुत से ऐसे काम है शानदार तरीके से किए गए हैं, पर लेकिन जिस तरीके से जो स्टार्टिंग में बातें की गई थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उस तरीके से फुल मेजोरिटी होने के साथ में वो नहीं कर पाए। 33% रिजर्वेशन कितनी आसानी से पास करा सकते हैं लोकसभा में, नहीं करा पाए, वो नहीं कर पाए क्योंकि चाहते ही नहीं है, पॉलिटिकल विल ही नहीं है। तो यानी कि ऐसे ऐसे काम करने के लिए नहीं तैयार है, हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे कोई भी निकलकर क्यों ना आए। ये बुक जरूर याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर रोजेज इन द दिसंबर, तो इसकी बात की गई है, ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के ये MC चागला, इनके द्वारा यहाँ पर ये किताब लिखी गई, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, और ये मिनिस्टर भी बन चुके हैं यहाँ पर, जो इंदिरा गांधी का कैबिनेट था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, इनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया, देखिए जब बात आती है किसी को चीफ जस्टिस बनने की, तो उसमें एक अलग ही तरीके का रवैया निकल के आता है लोगों का। वो क्या होता है, वो ये होता है जब चीफ जस्टिस बनने की बात आती है तो उस टाइम पर लोग क्या करने लगते हैं, जो उसकी रेस में होते हैं वो ऐसे जजमेंट लेने लगते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में हो, वो ऐसे जजमेंट लेने लगते हैं जो गवर्नमेंट को लुभाते हो। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक तरीके से लुभाने के लिए, उनका फेवर करने के लिए जजमेंट यहां पर दिए जाते हैं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप लोग प्रॉपर वे में अपनी कंट्री की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को एक लाइन नजर आएगी यहां पर। वो कैसी लाइन होगी, वो लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो कि हमेशा डिफरेंस क्रिएट करती है। एक साइड में होती है जुडिशरी और एक साइड में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या है इस लाइन में, इस लाइन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर होती है तब तब जुडिशरी यहां पर अपना काम कम करती है, यानी कि जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल रखती है। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होती है तब तब यहां पर जुडिशरी ताकतवर होती है। यानी कि एक टाइम पर एक लोग यहां पर ताकतवर होते हैं, इसीलिए बोला जाता है दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर आप लोग चलो, वरना जब जब हिस्ट्री में यहां पर बात की गई है, जुडिशरी के हाथ में पावर आई है, उसने एकदम चीजों को साइड में कर दिया है, जरा सी देर में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लिया है, और जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल ज्यादा हो गई है, उसने जुडिशरी को कंट्रोल में कर लिया है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला था, जब जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कई सारे ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। एक बुक यहां पर लिखी गई है HR खन्ना के द्वारा, ये वही है जिनको सुपरसीड किया गया था जिसके द्वारा, तो इन्होंने लिखा नाइदर रोजेस नोर थ्रोन्स, ठीक है। तो ये इनके द्वारा बोला गया। तो इनकी जो किताब थी इसमें भी इन्होंने ये बोला कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिसीजन यहां पर लेते हैं, खासकर अगर बात आती है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर की यहां पर बात की जाती है, तो इस तरीके से बातें देखने को मिलती है। यानी कि इंडिपेंडेंट और यहां पर इम्पार्शियल डिसीजन जो बात आती है यहां पर, वो देखने को नहीं मिलते हैं, पार्शियल डिसीजन देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन यहां पर लिए जाते हैं। अगर बात करें 15 जज की जो बेंच आई थी केशवानंद भारती की, जो केस था इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में बात यह बोली गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज है, और बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे को आप लोगों को फॉलो करके चलना है। पर लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी इतने अच्छे से लेकर नहीं घुसे अंदर, अगर कॉलेजियम सिस्टम में जाकर घुसा जाता, वहां पर किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए बार बार गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर देती है। उसमें हम लोग अगर ध्यान देकर चलते तो देखिए, जजेस को ना कहीं भगवान माना जाता है, पर लेकिन अगर उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है, अगर इस तरीके से लेकर चलेंगे कि जज जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे हैं, और आम जनता तो वो क्या करेगी, तो आम जनता को तो आखिरी जो एक तरीके से जो दरवाजा होता है वो खटखटाती किसका है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, कोर्ट का होता है। क्या कि उनको ये लगता है यहाँ पर न्याय मिलेगा, अगर वहां पर ही उनके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार हो जाए तो फिर क्या कंडीशन होगी। तो ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये एक सही कंडीशन नहीं है, ये एक सही बात यहाँ पर नहीं है, तो इसको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और उसके बाद में चीजों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। तो ये था कंप्लीट यहाँ पर आर्टिकल, तो इसके बारे में हल्का सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। चलिए, कल भी एक आर्टिकल हो गया, आज भी एक आर्टिकल हो गया, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्या इंडिपेंडेंस जुडिशरी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में फायदा कर रही है, और क्या इंडिपेंडेंस जुडिशरी अगर रहती है तो हमारी कंट्री में जो एक तरीके से जो पूरा प्रोसीजर है, यहाँ पर इलेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग केसेस की बात कर लीजिए, इन सबको कितना ज्यादा फायदा पहुंचाती है, किसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी हमारे संविधान और डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में कैसे फायदा पहुंचाती है, उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे केसेज आप लोगों के सामने, जैसे 3-4 केसेज मैंने आप लोगों को यहीं पर ही बता दिए। इसी के साथ में आधार कार्ड के केसेस ले सकते हैं, जैसे प्राइवेसी वाले इशू हो गए, केस पुट्टास्वामी केस हो गया, सेक्शन 377 जैसे लोगों से रिलेटेड आप लोग केस ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोग प्रॉपर वे में एक छोटा सा आंसर लिखिएगा, प्यारा सा, जो कि मुझे भी अच्छा लगे, और एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस टू मेंटेन द डेमोक्रेसी इन कंट्री, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो केस है, यहां पर ये बात की जा रही है देशद्रोह के बारे में। जब बात आती है किसी को देशद्रोह का चार्ज लगाने की, तो देखिए हमारी कंट्री में अभी क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं, जो यहां पर JNU में जो कई सारे जो बच्चे थे उनके द्वारा इकट्ठे हुए और उन्होंने नारे लगाए, और नारे लगाकर कई सारी बातें निकल कर आई, तो उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। और ये एक तरीके से काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये चार्ज इनके ऊपर लगा जाता है तो ताउम्र इनको जेल में रखा जा सकता है। बोला गया इंटरनेशनल के स्लोगन लगा रहे थे। हालांकि उस टाइम पर जो यहाँ पर जजेस थे, उस टाइम पर जो केस पहुंचा, उस टाइम पर जो स्पेशल कमेटी का गठन
किया गया, उन सब ने मना कर दिया कि ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। पर लेकिन अब फिर से यहाँ पर ये केस आया और एक चार्जशीट दायर की गई और ये बोला गया कि यहाँ पर ये एक तरीके से इंडियन पिनल कोड जो सेक्शन 124 के हिसाब से अगर चलते हैं तो उस टाइम पर ये उस टाइम पर मना कर दिया गया था कि कोई ऐसी कॉन्स्पिरेंसी हुई नहीं है यहाँ पर, तो वो बातें अलग है वहां पर, ठीक है। तो इस पर लेकिन अब देखिए इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये केस जो है वो देशद्रोह का चार्ज यहाँ पर प्रूव करते हैं। ये हमारी कंट्री नहीं है, फ्रांस में आप लोग देखते हैं बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जाते हैं, अलग अलग कंट्री में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, हमारी कंट्री में केस नहीं है। पर इस तरीके से आप लोग इसको देशद्रोह का चार्ज लगाकर चलना, तो कहीं ना कहीं अगर कोई आवाज उठा रहा है, अगर कंट्री में कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और आप लोग उसको देशद्रोह के चार्ज में डाल दे रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है चीजों को हैंडल करने का और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो लॉ बनाए गए थे ना, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे और अंग्रेजों के द्वारा इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको वो कंट्रोल में रख सकें, वो अपनी जो एक तरीके से उनका जो एक क्राइटेरिया उससे बाहर ना जाए और जनता को उकसाए ना, इसलिए वो यहां पर रखे गए थे। और आज की डेट में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और एक दुर्घटना की बात तो ये है, जिस गवर्नमेंट ने ये हमारी कंट्री में लॉ बनाए थे, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उनकी खुद की कंट्री में भी ये आज की डेट में नहीं है और हम लोग इनको फॉलो करके चल रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपनी जनता को, जो जनता उनको वहां पर ले जाके बैठाती है, उसी को एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि ये एक तरीके से उस टाइम पर रखे गए थे, इंडिपेंडेंस नहीं था हमारी कंट्री तब तक, आज की डेट में आप लोग इनको इंप्लीमेंट करके नहीं चल सकते। तो तमाम ऐसे उदाहरण देकर यहां पर चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो चाइना की इकोनॉमी के बारे में है। वैसे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनकी इकोनॉमी है, पर हम लोग थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जैसे चाइना की इकोनॉमी है, आज की डेट में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है। अगर बात करें यूएसए की इकोनॉमी या फिर आप लोग बात करें किसी दूसरी कंट्री जापान के साथ में और भी कंट्री के साथ में, काफी शानदार तरीके के इनके रिलेशन है आज की डेट में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं तब से जैसे ट्रेड वॉर सा चल रहा है, यानी कि जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। एक तरीके से कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। पर लेकिन आप लोग ऐसे समझिए जैसे यूएसए की कंपनी है, ठीक है, ये हो गया चाइना। ये सही कंपनी है बड़ी बड़ी, अगर जाकर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है चाइना में, वो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पर चाइना में, तो कहने का मतलब ये दोनों कंट्री को ये फायदा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर काम कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर भी जाकर अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट निकल के आता है, यानी कि दोनों का फायदा होता है। पर लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी निकल कर आती है कि देखिए बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलने लगता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन है, वो इस चीज को लेकर काफी चिड़े हुए रहते थे। वो ये चाहते हैं कि कभी भी इस तरह की कंडीशन निकल के ना आए कि उनकी कंट्री हमेशा ट्रेड डेफिसिट में चलती है चाइना के साथ में, तो उससे उभरना चाहते हैं। यानी कि एक टाइम पर ऐसा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते थे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चीजें सप्लाई किया करते थे। सॉरी एक मिनट। पर लेकिन आज की डेट में कंडीशन क्या है, आज की डेट में कंडीशन ये है कि चाइना जो पहले मार्केट हुआ करता था आज की डेट में सप्लायर बन चुका है, तो ये प्रॉब्लम निकाल के लेकर आते हैं। तो देखिए अगर वर्ल्ड में, अगर आज की डेट में देखिए चाइना और यूएसए जैसे अगर लीडर हैं, अगर इनकी इकोनॉमी ढंग से काम नहीं कर रही है तो और भी छोटी छोटी जो कंट्री है उनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एक तरीके से मेन जो इंजन है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आप लोग देखते हैं इंडिया की काफी डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर अगर बात करें, और अगर चाइना के साथ में हमारा अच्छा खासा व्यापार है, तो इस तरीके से अगर हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर रहते हुए हम लोग इस तरीके से ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं, इस तरीके से बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक ग्लोबल इकोनॉमी को हम लोग सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। और अगर ऐसे टैरिफ लगाए जाते हैं तो देखिए चाइना के ऊपर टैरिफ मान लीजिए लगा रहे हैं, इससे चाइना क्या करेगा, यूएसए कंपनी पर टैरिफ लगाएगा, एप्पल, बहुत सारी ऐसी कंपनी हो गई जैसे जगवार, ये सारी कंपनी कैसे कहां से कैसे निकल के आएगी, हमारी कंट्री भी कंपनी बहुत सारी हो गई, अलग अलग कंट्री से यहाँ पर काम करती है जाकर। तो तमाम कंडीशन एक प्रॉपर वे का एक जो एक तरीका इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है, उससे सबको ही नुकसान पहुंचता है। यानी कि बोलते हैं ना कि दूसरे की तरफ को अगर एक उंगली आप लोग उठाते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ को रहती है, वही कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये रवैया छोड़कर इन चीजों से थोड़ा सा उबर कर आगे हम लोग को चलना पड़ेगा, अगर रियली में हम लोग इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ये तमाम बातें आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया यहां पर रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है शानदार तरीके से आप लोग देखते हैं, हमारी कंट्री ने यहां पर 2-1 से यहाँ पर शानदार तरीके से जीत ली है मैच ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनकी ही धरती पर, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो शानदार तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर रही हमारी कंट्री की टीम के द्वारा, और कल तो जो लास्ट मैच था उसमें धोनी जी ने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी, वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन कई बार एक बच्चे ने कमेंट किया था, ये बोला था सर यहाँ पर देखिए क्या होता है नॉर्मली, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कंट्री होती है, ठीक है, और हम लोग वहां पर मैच खेलने जा रहे हैं, तो होस्ट कंट्री का नाम नॉर्मली पहले आता है, अगर सीरीज का नाम पहले लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज तो इस तरीके से बोला जाता है नॉर्मली। तो होस्ट कंट्री जो वहां पर जहां पर जाकर काम किया जाता है, तो वो रहती है जो बेसिक होस्ट वहां पर कर रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज था एक बच्चा कि सर इस तरीके से कैसे नाम लेते हैं, जीते तो हमें वहां पे नाम कैसे आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, और आप भी आंसर कर दिया कीजिए एक दूसरे का अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन रहता है। तो बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में,
अभी लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर एवलांचे देखने को मिला, यानी कि जो बर्फ अगर पानी की तरह बहता हुआ नीचे आए उसको एवलांचे बोलते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर मारे गए इसमें और बाइक बचाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। ये काम जो करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये एक एजेंसी है, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, कब इसका गठन किया गया था ये बताइएगा, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर वाले एरिया में जो हमारी जो एक तरीके से ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। इसको कहते हैं देखिए विल। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों के अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है जो कि एक ताकतवर स्ट्रेंथ आप लोग बोल सकते हैं। बालों के थ्रू यहां पर लटका हुआ ये साधु कहां पर, कुंभ के मेले में इलाहाबाद में। तो ये होती है एग्जैक्ट पावर, जो कहते हैं ना कि एक तरीके से अगर आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना जान जाते हैं, सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतनी पावर होती है माइंड के अंदर पर, लेकिन वो अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। बात की जा रही है यहाँ पर बस स्टैंड के बारे में। ये एक पक्षी है जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, पर लेकिन ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी पर पहुंच चुका है। ओनली 50 बस्टर्ड बोला गया आज के डेट में बचे हुए हैं, और ये काफी गलत कंडीशन यहां पर हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान में मेनली ये पाया जाता है, और ये काफी गलत तरीके से इसको एक तरीके से इसका शिकार किया जाता है, उसकी वजह से भी एक खतरा यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड के 95% जो है ये हमारी ही कंट्री में पाए जाते हैं और कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। ओनली पाकिस्तान में कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसको बचाना चाहिए, ये आप लोग बोल सकते हैं। उज्बेकिस्तान से यूरेनियम खरीदने की बात यहां पर की जा रही है। अभी आप लोगों को 9th वाइब्रेंट गुजरात समिट देखने को मिली, तो उसमें यहां पर ये इस तरीका से एक पैक्ट साइन किया गया, जिसमें 200 मिलियन का पैक्ट उज्बेकिस्तान के साथ में हम लोगों ने किया। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली जा रही है। देखिए अगर हमारी कंट्री सॉरी एक मिनट सुनिए। जैसे यहाँ पर फेसबुक देखिए, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये जो क्या करते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया साइट पे अगर मैंने फोटो अपलोड किया अपना इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम आप लोग देखिएगा वहां पर मेरा फोटो होगा, वहां पर मेरा नाम होगा, ये सारी चीज होगी। फेसबुक पे मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ, ये पीडीएफ जो आप लोग डिस्कस कर रही है अपलोड कर रहा हूँ, तो ये सारा जो डेटा सेव होता है, ये सारा डेटा सेव होता है यूएसए में जाकर, यानी कि हमारी कंट्री का जो डेटा है वो सारा यूएसए में सेव हो रहा है, इसको लोकलाइज नहीं किया जा रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पर मैं जो भी डेटा यहाँ पर मान लो मैंने अपलोड किया, ये जाके वीडियो डाली, यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करी, तो ये हमारी ही कंट्री में यहां पर सेव होना चाहिए, ये वहां पर सेव नहीं होना चाहिए। इसके लिए गुहार यहां पर लगाई जा रही है। और अब तो यहां पर मुकेश अंबानी जी ने भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करने की बात कर रहे थे यहां पर। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर इसको किया जा सकता है कि इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया के ही कंट्रोल में होना चाहिए। और डेटा आज की डेट में बहुत शानदार तरीके से बेचा भी जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अगर आप लोग कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं और अपना मोबाइल नंबर देते हैं, तो आप लोगों के पास में एसएमएस आने लगेंगे, एमबीए यहां से कर लो, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ये तमाम चीजें, तो वो आप लोग का डेटा बेच देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये लोकलाइज यहाँ पर होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए डेटा की, डेटा प्रोटेक्शन हमारी कंट्री में होना चाहिए। केस पुट्टास्वामी केस के बाद में अब तो फंडामेंटल राइट बन गया प्राइवेसी, तो उसको भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब कोई मशीन इंसानों की तरीके से काम करने लगती है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जो बात निकल कर रही, इंडिया की रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, जिसके द्वारा अच्छी अच्छी रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च पब्लिश की गई है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। टॉप में सबसे आगे चाइना है, चाइना से हम लोग काफी पीछे हैं, पर लेकिन एक अच्छी बात फिर भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आगे बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि 10% रिजर्वेशन वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जॉब्स एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, कम से कम अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चलिए अब हो तो गया ही है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर राजस्थान के द्वारा, एक इससे भी अच्छी बात है, यहाँ पर 33% रिजर्वेशन पास करने की बात की जा रही है महिलाओं के लिए। तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पर बोला गया, तो ये उससे भी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कंट्री मैंने पूछी थी मैप में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये है आप लोगों के सामने कोंगो। तो यहाँ पर ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बार ये इसका झंडा हो गया, इसको मैप में निहार लीजिए। लोकेशन इंडिया के कंपेयर में आप लोग देखिए, ये हो गया बीच में हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग इसको देखेंगे, जूम करेंगे अगर इसको, और फिर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे, तब आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी। इधर आप लोग आएंगे, ये देखिए बीचों बीच में कंट्री होगी, ठीक है। ये अब देखिए आप लोग, ठीक है, तो ये वाली कंट्री है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो इसकी बात यहाँ पर की जा रही थी, ठीक है। तो इसके साथ में कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को यहाँ पर कोंगो के साथ में, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर इसकी करेंसी की, तो जायरिन जारे कोंगलिन, यहाँ पर ये है कोंगलीज फ्रैंक, ठीक है। अगर बात करें इसकी कैपिटल की, तो है किंशासा, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है आज के टेस्ट के बारे में, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर उसका निचोड़ आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है अच्छे से। इंडिया की रैंक कौन सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो चाइना से हम लोग काफी पीछे हैं। बात की जा रही है 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की, तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर बोला गया है? उस एनजीओ का नाम बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट में गई और उसके बाद में
में यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर बोला गया कि आप लोग लोकपाल को अपॉइंट करिए जल्दी से जल्दी, तो उस एनजीओ का नाम आप लोगों को बताना है। सर्च कमेटी में एंटी करप्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ये लोग हैं कितने परसेंट यहाँ पर जो लोग हैं वो वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस और SC ST होने चाहिए, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि परसेंटेज कितना होना चाहिए यहाँ पर ये बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो फुल टाइम मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पर ओनली स्पेशल इनवाइटी के तौर पर यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, तो वो पर्सनैलिटी कौन है जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन मानने के लिए मना की जा रही है अब तक। इसके अलावा यहाँ पर बात बतानी है आप लोगों को, यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 1973 में बने, उनके बारे में आप लोगों को बतानी है। 3 जज को सुपरसीड कर बने, नाम क्या है उनका। ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर रोजेज इन दिसंबर, ये किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बॉम्बे हाईकोर्ट के, उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। और बाकी यहाँ देखिए आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ फेसबुक पर भी इंस्टाग्राम के सारे लिंक और वीडियो के सारे लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। बाकी पीडीएफ के लिए भी कहां से आप लोग क्या करना है, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर क्या कीजिए और क्वेश्चन का आंसर देना मत भूला कीजिए। इसी के साथ में देखिए आप लोगों को ये भी बताना है कोई कमी तो नहीं लगी सेकंड टाइम जो लेक्चर रिकॉर्ड किया गया उसमें, ठीक है। और इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।